नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। कॉपी कलम लेके बैठिए, अच्छे से नोट्स करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, उसके बाद एक एक चीज़ें नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये दोबारा मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योटो समिट क्या है? क्योटो समिट एक क्योटो प्रोटोकॉल था जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए किया गया था। और ये क्योटो एक जापान की सिटी थी। ठीक है, इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ। जापान की सिटी थी जो कि 1 दिसंबर 1997 में ये एक समिट हुई जिसमें 149 कंट्रीज ने अटेंड किया। ठीक है, और इसे क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। ठीक, यही चीज हमने एक एक पॉइंट में मेंशन किया है। क्योटो समिट रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो सिटी ऑफ जापान 1 दिसंबर 1997, attended total 149 countries. This agreement is also known as a Kyoto Protocol. प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल में क्या क्या चीजें की गई कि 30% कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कट किया गया, रिड्यूस किया गया, करने की बात की गई 2008 से 12 के बीच में, 2008 टू 12। फिर इसमें क्या हुआ कि उस 30% कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए अगर ये 30% किया गया तो इसमें 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सोचा गया, ये कंट्रीज ने सबने मिलकर ये प्रोटोकॉल में कि अगर 30% हम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम कर देते हैं तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से 3.5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये कब आया? 1999 के इफेक्ट से आया। ठीक है, अब हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं। केस लॉ जो है हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए बहुत ही, हमने शुरू में ही बोला था हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए अपना केस लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आप सबके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आइए डिस्कस करते हैं। ये केस लॉ जरूर मेंशन करके आने हैं, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीसीएस जे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जो है जुडिशरी का या फिर लॉ का सेमेस्टर का किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, अगर मेंस के आंसर राइटिंग में आता है ये क्वेश्चन तो ये केस लॉ जरूर लिखिएगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर है 2715, यानी 2715। अब देखिए, इसमें एक हिस्ट्री बताता हूँ, पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे इसमें आर्टिकल जो मेंशन किया है, वाटर प्रिवेंशन, एयर प्रिवेंशन और ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सारे पे डिस्कस करेंगे। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था। ये एक महत्वपूर्ण इन्वायरमेंटल मामला था, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ केस था, जो कि तमिलनाडु में एक चमड़े के कारखाना था, चमड़े का कारखाना था तमिलनाडु में। उसके कारण ना प्रदूषण बढ़ने लगा। जब प्रदूषण बढ़ने लगा तो ये जो है आसपास के जो वहाँ पे नदियां हैं उन सब में वो बह बह के चमड़े का कारखाना से वो प्रदूषण जो है जाने लगा पानी में। ठीक है, हवा में, सब जगह वो प्रदूषित करता चला गया। तो एक पिटीशन दायर हुई, आसपास के लोग परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आने लगे उस प्रदूषण से। तो सभी लोगों ने मिलकर के प्रदूषण एक पिटीशन दायर करी कोर्ट में, PIL। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ये जो है प्रदूषणकर्ता को भुगतान करना होगा। ठीक है, इस गलती के लिए इसे एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक हिस्सा माना। ठीक, और इसकी एक पृष्ठभूमि की अगर बात करें, इसका एक पिक्चर देने की बात करें आप लोगों को, वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम ने एक PIL जो दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु में चमड़े के कारखानों और अन्य इंडस्ट्री जो हैं उनके द्वारा पलार नदी में, पलार नदी है जो आंध्र प्रदेश में बहती है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा। पलार नदी में, ये हम हिस्ट्री बता रहे हैं, पलार नदी में बिना इसको ट्रीटमेंट किए, ठीक है, ये पानी को छोड़ दी, इस पानी के साथ छोड़ दिया जा रहा है, जो कि जिससे वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है,
बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था, ठीक है, कि इन सिद्धांतों को लागू करने और पर्यावरण को एक नुकसान पहुंचाने के कारण, ठीक है, इन्हें जो है भुगतान भरना होगा, मुआवजा देना होगा, ठीक है, जो और ये जो है आगे से इस तरह का कृत्य या कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक केस था। और इसमें देखिए हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इस केस लॉ में, यह है कि आर्टिकल 21, ठीक, आर्टिकल 21 आप जानते हैं जीवन जीने का अधिकार है ना। और इसमें आप आएंगे फिर 47 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे बोला जाता है हिंदी में। आर्टिकल 47, 48A, ये दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या है, ये पहली चीज तो ये 48A जो है, इसमें ये 42वां संविधान संशोधन जब आया था ना, उसी के थ्रू ये जोड़ा गया था, ठीक। और ये स्टेट जो है को हिदायत देता है, ये प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, जैसे इंक्लूडिंग फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होगी, ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी, जो ये 48 में कहा गया था, ठीक है, आर्टिकल 48 में कहा गया था। अब आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, जो कि ये भी 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक। ये इसमें कहा गया कि ये सिटीजन की जिम्मेदारी होगी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। 48A में कहा गया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक। नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, इसको जो है छेड़छाड़ ना करें, सिटीजन के द्वारा छेड़छाड़ ना किया जाए, ठीक। ये जो है आपका आर्टिकल 51G, मतलब ये क्या हुआ इस केस में, आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, 47 का वायलेशन हुआ, 48A का वायलेशन हुआ और 51A सब क्लॉज जी का वायलेशन हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है हमारे इन्वायरमेंट पे। अब इससे जो है इसके बाद इसमें क्या हुआ कि आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ठीक, इसने भी जो है एक्शन लिया। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ये भी जो है एक्शन लिया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 3 सब क्लॉज 3, आप जानते हैं ये पीसीएस में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर कौन सा है, 1986। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन का एक्ट का ईयर कौन सा है, 1974, याद रखिएगा। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट का ईयर कौन सा है, 1981। ये सब इस ईयर में पास हुए हैं, एक्ट अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ शिकायत है, आपको इम्प्रूवमेंट करवाना है, आपको कुछ सजेशन आप हमको देना चाहते हैं, तो आप इसमें हमें कमेंट कीजिए। आप देखिए इसके ऊपर भी केस लॉ मेंशन है, जो RL एंड ई केंद्रा देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985 है, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है 652। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का इन्वायरमेंटल में बहुत सारा केस लॉ डला हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 353। जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। ये कोई भी केस लॉ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप बताइएगा, जिसमें इसमें जो भी केस लॉ डिस्कस करना होगा हम 1 बाय 1 कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ था वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996, यह हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आगे भी आप जानने के लिए हमारे क्वेश्चन सीरीज का बेनिफिट उठाने के लिए आप जुड़े रहिए, और अपना सजेशन देना चाहें तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।